हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम 2026 जो कि 8 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए हम यहाँ पे हिंदी के 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 2012 जनवरी के पेपर में आए हुए थे। इससे पहले मैंने सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके इस पेपर का जो सीडीपी यानी बाल विकास व शिक्षण शास्त्र है उसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे भाषा फर्स्ट अगर आप हिंदी लेते हैं तो इस टाइप का पेपर रहेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। दिया गया है निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो देखिए जो हमारा सीटेट है, यानी कि सीटेट में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो एक भाषा से अधिक यानी कि बहुभाषी जो बात की जाती है, एक से अधिक भाषा को बहुभाषी बोला जाता है कि बहुत सी भाषाएं। ये याद रखिएगा, न तो जटिलता का काम करती है, न तो कोई समस्या करती है और न ही बाधक होती है। ये एक तरीके से सहायक का काम करती है, इतना माइंड में याद रखिएगा। इससे अगर कुछ भी क्वेश्चन करें एक से अधिक भाषा से रिलेटेड, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ करिएगा जिसमें सहायक यानी कि ये हेल्प करती हैं बच्चों को सीखने में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप देख सकते हैं, सहायक इसमें है। ये संज्ञात्मक विकास में सहायक होती है, यानी एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग हमारे संज्ञात्मक विकास में सहायक होता है। इसका तात्पर्य यह है कि छात्रों में संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उन पर चिंतन करने तथा क्रमिक रूप से इस योग्य बना देते हैं कि जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर, थर्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, दृष्टिबाधित मतलब होता है कि ऐसे बच्चे जिनको देखने में समस्या है उसे दृष्टिबाधित बोलते हैं, ठीक है। 92 नंबर, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनसीएफ बोलता है कि चाहे स्पेशल चाइल्ड हो, स्पेशल चाइल्ड मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों को कान से, आँख से या कोई भी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है तो उसे स्पेशल चाइल्ड या दृष्टिबाधित बच्चे बोले जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें अलग तो बिल्कुल नहीं बैठाना है, तो यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है यहाँ पे, उन्हें विभिन्न भाषी गतिविधियों में शामिल नहीं करना, ये भी गलत है। मतलब ऐसा नहीं करना है आपको। कम पाठ वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए और एक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और सॉरी, एक से अधिक नहीं, अधिक से अधिक। तो ये देखिए, कम पाठ वाली पुस्तक, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप जैसे दृष्टिबाधित हैं तो उनको देखिए सभी बच्चों के साथ पढ़ाना है। तो आपका जो सिलेबस रहेगा, जो चैप्टर रहेगा, ऐसा कम नहीं करना, तो ये भी गलत है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक से अधिक मौखिक भाषा, अधिक से अधिक, बार बार में गलती हो जा रही है। एक अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना। देखिए दृष्टिबाधित बच्चा है, यानी उसे दिखाई ज़्यादा अच्छे से नहीं देगा लेकिन सुनाई देगा, तो इसलिए आप मौखिक भाषा यानी बोल के बोलेंगे तो बच्चा देख तो नहीं रहा लेकिन सुन सकता है चीज़ों को। तो चौथा ऑप्शन बेस्ट होगा, ठीक है। तो ऐसे समझ के साथ आपको आंसर देना रहेगा। सीटेट कन्फ्यूजिंग बहुत करता है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 यानी कि थर्ड नंबर पे। इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, ठीक है। 120 तक रहेगा, या मतलब 90, 100 हो गया और 100 मतलब 91 से लेकर 120 तक। थर्ड क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को ध्यान दिया जाना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर जो 93 94 है वही बोलूँगा, नहीं तो आपको 1 2 3 देखने में प्रॉब्लम होगी। तो 93 अभी देख रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य की रचनाएँ, ऐसी रचनाएँ जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिन्हें भाषा की अलग अलग छटाएँ हों जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। और चौथा है, केवल कहानियाँ व कविताएँ हों। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहे हैं। पहला कि केवल कहानियाँ और कविताएं हों, ये छोटे बच्चों के लिए सही रहता प्राथमिक स्तर पर। लेकिन यहाँ पे जो ये दूसरा ऑप्शन है, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी होती, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यानी कि इन्वायरमेंट्स बच्चे जैसा देखते हैं उस टाइप का अगर आप चीज़ें करते हो पाठ्यपुस्तक में, तो मतलब बच्चों को सीखने की, लर्निंग की जो प्रॉबिलिटी रहेगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, यानी कि समझने की जो मतलब लैंग्वेज हो उस अच्छी हो, लिखने की भाषा अच्छी हो, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
94 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? पहला है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए और संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए और संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए प्राइमरी के बच्चे हैं यानी पीआरटी के बच्चे हैं 1 to 5 के, तो इन्हें आप क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा बच्चों के भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। भाषिक यानी उनके मन में जो भाषा है यानी हिंदी जो बोलते हैं या जो भी बोलते हैं वो जिस तरीके की भाषा है उस भाषा को आप बच्चों के मतलब क्षमता जो है बच्चों के अंदर वो उसका आकलन आप कैसे अच्छे से चेक कर सकते हैं, उनको किस टाइप का क्वेश्चन देंगे। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो जो बादल हैं, आसमान है, चिड़िया है, बच्चे हैं, ये सब संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी बनाइए। तो इसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा मतलब अच्छी लगती हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये सबसे बेस्ट होगा। इस फॉर्म में ये लोग आंसर को ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब भाषिक क्षमता के आकलन का तरीका ये है कि मतलब ये सब वर्ड यूज करते हुए कहानी को लिखने के लिए। ठीक है, आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 95। इसमें दिया गया है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। अब देखिए कम निगेटिव वर्ड आएगा, जैसे ध्यान देना निगेटिव और पॉजिटिव 2 वर्ड होते हैं। निगेटिव का मतलब आपको आंसर निगेटिव में देना है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक का मतलब बोलने वाली जो अभिव्यक्ति है का विकास उसका विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी मतलब जो ज़्यादा इफेक्टिव ना करता हो मौखिक बोलने के लिए। तो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभव का वर्णन करना, बातचीत करना, संवाद अदायगी। देखिए अपने अनुभव, जैसे कोई चीज़ अनुभव है आपको किसी चीज़ के बारे में तो उसके बारे में बोलना, तो ये एकदम बेस्ट ऑप्शन होता है। बातचीत करना ये भी मौखिक भाषा के लिए होता है। संवाद यानी ये भी मौखिक भाषा के लिए होता है। लेकिन जो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास है ये कोई बोलने के लिए यानी मौखिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि कम प्रभावी, मतलब ये वाला कम प्रभावी रहता है। ऐसा नहीं कि नहीं है बट कम है। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 96। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए इस चीज़ को सीटेड में जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं वर्ड। इसमें दिया गया है पहला विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। दूसरा है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। तीसरा है दैनिक जीवन में हिंदी के समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। और चौथा है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। तो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे जो 96 है इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। देखिए जो हमारा एनसीएफ है ये कंठस्थ यानी याद करना, सिर्फ रटंत विद्या पे जोर नहीं देता है। तो मतलब द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं रहता है, मतलब याद करने वाला, मतलब बस कंठस्थ लर्न कर रट्टू वाला जिसे बोलते हैं, रटंत विद्या को मना करता है एनसीएफ, हमारा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, और जो विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दैनिक जीवन में हिंदी की समझ तथा बोलने की क्षमता का विकास, ये भी अच्छा है। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, ये भी अच्छा है। बट यहाँ पे नहीं बोला यानी निगेटिव में आंसर देना है। तो ये जो रटंत वाला चीज़ें होती है ये सब मना रहता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट 97। इसमें दिया गया कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। तो देखिए जितना अच्छा क्वेश्चन को आप समझ लोगे उतना बेहतर आंसर आप सही लगाओगे। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा सीखना यानी कि बोलने के लिए, मतलब भाषा को सीखने के लिए कौन सा इसमें सबसे बेस्ट होगा। तो जैसे आप इंडिया में देखा जाए तो स्पोकन लोगों का इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेकार होती है। यानी जो स्पोकन होता है यानी इंग्लिश बोलना इंडियन का, वो सबसे बेकार होता है। क्यों बेकार होता है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। आसपास के लोग इंग्लिश में नहीं बोलते हैं, गांव के लोग भोजपुरी बोलते हैं और उल्टे सीधे लैंग्वेज जो होती है वहाँ की बोलते हैं। और उसके बाद हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो इंग्लिश थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, बट बेटर हो गई है पहले से। थोड़ा थोड़ा शहर के लोग ज़्यादा अच्छे से इसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे व्याकरणिक नियम का कोई इफेक्ट नहीं होता।
पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर भी बहुत ज़्यादा भाषा को सीखने में सहायक नहीं होता, और भाषा की पाठ्यपुस्तक ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी कि अगर उस भाषा से संबंधित लोग आसपास बात करें, आप देखेंगे इंडिया में जो बच्चे हैं वो हिंदी या गाली या फिर गांव की जो उल्टी सीधी बातें हैं, बच्चों की गलत चीज़ें हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बोलना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन विदेशों में देखोगे बच्चा हिंदी नहीं सीख पाता। क्यों नहीं सीख पाता? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट, उसके मम्मी पापा या आसपास के बच्चे या उसका स्कूल, हर जगह इंग्लिश वर्ड ही है। इसलिए वहाँ के जो छोटा बच्चा होता है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है मम्मी पापा को, इधर आओ उधर आओ, इस तरीके का, जो भी जहाँ की जैसी लैंग्वेज है। वैसे ही विदेशों के बच्चे क्या होते हैं, बचपन से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हर एक वर्ड इंग्लिश में ही होगा उनका, मतलब हिंदी में कोई वर्ड नहीं। तो जो इन्वायरमेंट होता है, यानी हमारे आसपास का वातावरण जो है, ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है, यानी भाषा सीखने के लिए बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हिंदी की बात की जा रही है, तो हिंदी भाषा को ध्यान में रखते हुए आप जवाब देना, ठीक है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता और व्याकरणिक नियम, ठीक है। और मेरे बोलने के कम्युनिकेशन स्किल अगर तेज़ चल रही है, यानी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मैं कि जब भी वीडियो बनाऊंगा तो थोड़ा स्लो समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन जब कर रहे हैं तो सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। अ, हिंदी भाषा, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझिएगा। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे, मतलब सबसे ज़्यादा मूल्यांकन, यानी आप जांच रहे हो, तो सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है मुझे ये लग रहा है, सीखने की क्षमता का आकलन। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सीखने के आकलन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो शैक्षिक लक्ष्यों के घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मूल्यांकन का मतलब समझ लीजिए कि जो चेक करते हैं, यानी जांच ओच रहे हैं, ठीक है। इस तो इसमें सीखने की क्षमता का आकलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बहुभाषिक कक्षा में, यानी कि वहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जा रही हैं, ठीक है। पहला है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, एक कक्षा की विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों में संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो 99 है, इसमें बोला है कि बहुभाषिक कक्षा में आप किससे सबसे कम महत्व देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है ये, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य ये जरूरी है, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण ये भी बहुत जरूरी है, हर चीज़ होना चाहिए वहाँ पे। कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता ये भी सही है। लेकिन बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विभिन्न छटाएं। तो देखो अभ्यासों में वैविध्य मतलब अभ्यास अलग अलग, उसके अंदर वैरायटी होनी चाहिए। विषय वस्तु में वैविध्य, विषय वस्तु मतलब थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। भाषा की विभिन्न छटाएं मतलब लैंग्वेज की जो अलग अलग उसके अंदर बारीकी है वो सारी चीज़ें होनी, लेकिन पाठों की संख्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? पूछा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण, नेगेटिव पूछा है, तो पाठों की संख्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। बहुभाषा के लिए देखिए बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 101 में कि बहुभाषिकता क्या चीज़ है? भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसको मैंने शुरू में ही बताया था कि जो बहुभाषा यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेज है, ये कभी भी खतरा नहीं डालती, न तो बाधा उत्पन्न करती है, न हो भाषा सिखाने में बाधा होती है, ठीक है। ये एक संसाधन का काम करती है, मतलब ये हेल्प करती है भाषा सीखने में। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि भाषा विद्यालय में सीखी जाती है
एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुपालन करती है और नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो जो ये है आपका भाषा जो है विद्यालय में सीखी जाती है, ये चीज़ आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है, आप घर के आसपास या माता पिता के थ्रू भी सीखते हैं। भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। और यहाँ पे तीसरा दिया है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और नियमों की जानकारी से निखरती है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं। ऐसा नहीं, बच्चे जब आते हैं विद्यालय तो कुछ ना कुछ सीख के ही आते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, ये भी गलत है। और भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, तो ये भी मुझे लग रहा है कि बेटर नहीं है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आता है, यानी कि जैसे जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ा सा देखेंगे, शुरू से ही बच्चा घर पे रहता है 1-2 साल, 3 साल में थोड़ा थोड़ा चीज़ें सीख जाता है, तो नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, यानी पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। इसमें दिया गया है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव में पूछा है, कौन सा सही नहीं है, इस बात का एकदम ध्यान रखिएगा। सही अगर आपने पढ़ दिया तो गलत हो जाएगा। भाषा अर्जन के पहला ऑप्शन है, भाषा अर्जन की विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये भी बेस्ट ऑप्शन है, मतलब सही है, लेकिन निगेटिव वाला हमें देना है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो 104 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य को ही बोल सकती है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें जैसे मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, तो हर चीज़ को यानी लिंग वचन क्रिया आदि के बारे में वो अच्छे से प्रयोग कर ले रही है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपका पेडागॉजी का होता है और 15 क्वेश्चन जो होता है इसमें पैराग्राफ का होता है। एक पोएम होता है और एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे 5-5, 7-7 क्वेश्चन, मतलब 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें दिया गया है कि हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बाहर, बचपन कोमल तनमन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे है ये सारा प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, विंद लताएं पौधे डाली, चारों ओर भले हरियाली, मन में जगे उमंग यही है सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित न हो तो है सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो ये पोएम दी गई है, इससे आपको आंसर देना है। क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसको समझ के आंसर देना। तो आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं पोएम का। पहला दिया है, हरा भरा जीवन का अर्थ है पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन, खुशियों से परिपूर्ण जीवन। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे पहला तो पेड़ पौधों से घिरा जीवन, तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी दो ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ में, लेकिन कोई कोई लोग पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरा भरा जीवन का मतलब लगा देंगे कि पेड़ पौधे हरे होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना है, बहुत ध्यान से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, हरा भरा जीवन का अर्थ होता है खुशियों से भरपूर जीवन, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, अब ये पोएम पढ़ते हुए अपने आंसर को अच्छे से पहले चीज़ों को देखिएगा, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं। तो यहाँ पे देखिए, नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान और पेड़ों की हवा। तो देखिए ये अलग अलग चीज़ें हैं,
तीनों, लेकिन इसमें क्या बोला, समस्त प्राकृतिक, तो इसमें सभी चीज़ें आ जा रही हैं, तो थर्ड ऑप्शन राइट है। यानी जो कौन सी बाहर लेकर आ रही हैं, वो नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, पेड़ों की हवा, यानी समस्त प्राकृतिक उपादान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? वृंदलताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उस पर उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे व डालियाँ। तो यहाँ भी उसी टाइप का आंसर है। ये चीज़ें अलग अलग दी हैं, लेकिन इसमें प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, देखिए इसमें दिया गया कि कवि यह संदेश देता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण से जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे नदियाँ पर्वत शामिल हैं और चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन बोला है कि कवि यह संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि पर्यावरण संरक्षण ही हमारा जीवन संभव है। मतलब पर्यावरण अगर प्रॉब्लम में आया तो सबका जीवन क्या होगा, प्रॉब्लम में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 109 का बेस्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जग से तुम और तुमसे है ये प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। तो 110 का जो राइट आंसर होगा ए होगा, व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी हम अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और हमारा जीवन भी अच्छा होगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया अनुपम से अभिप्राय है, तो ये बहुत नामी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया, उसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर आंसर। देखिए अब बैक जा जाके आपको पैराग्राफ दिखाना तो बहुत बड़ा एक तरीके से वीडियो हो जाएगा, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ दे रहा हूँ, उसी बेसिस पे आपको आंसर दे रहा हूँ। दिया गया है कि निर्देश, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 112 से 120 तक के प्रश्न उचित विकल्प चुनिए। तो 112 से 20 कितना हो जाएगा, हमको लग रहा है कि 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें मैं बता दूं आपको 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, मतलब सॉरी 30 क्वेश्चन रहते हैं, 15 पैडागॉजी के रहते हैं और 15 पैराग्राफ के और पोएम के मिला के। ठीक है, तो 8 तो इसका हो गया गद्य वाला और पोएम का 7 हो गया, 8 7 15 हो जाएंगे लगभग। एक आध क्वेश्चन आगे पीछे भी हो जाता है कभी कभी। ठीक, आइए देखते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया जिसमें भारत के 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का है जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते हैं। उनसे गणना के व इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस बनिस्बत उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि अ, इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं, बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ है? सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा, दुकानदारी। तो यहाँ पे देखा जाए 112 का जो राइट आंसर होगा, ये कह रहे हैं कि किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पूरा पैराग्राफ किस पे जुड़ा हुआ था, गणित के अध्ययन से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया?
जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? तो बता दें, जैसे जो बच्चे दुकान उकान पे बैठते हैं तो उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है, मौखिक में कैलकुलेशन फटाक से कर देते हैं, यानी जल्दी कर देते हैं। जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं। जो स्कूली बच्चे हैं दुकानदारी नहीं करते, जो दुकानदारी करते हैं। तो यहाँ पे 113 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि फोर्थ नंबर। जो दुकानदारी करते हैं वो जल्दी आंसर दे देते थे, ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। और रियल में भी यही होता है। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, बच्चों को गणित सिखाना चाहिए, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं अनुच्छेद के आधार पर क्या आप बेस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं कि क्या बच्चे गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, बच्चों को गणित सीखना चाहिए, हाँ सीखना चाहिए बिल्कुल। सिर्फ दुकानदार बच्चे गणित सीख सकते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है, मतलब गलत चीज़ है। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ये जो है आपका ठीक है, पर मतलब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है मुझे लग रहा है कि बच्चों को गणित सीखना तो चाहिए, लेकिन बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः हासिल कर लेते हैं, यानी कि जो भी उनके सामने प्रॉब्लम आती है, फेस करते हैं, उसको अपने आप उनके अंदर डेवलप हो जाता है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 115 देखते हैं। इसमें दिया गया है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते हैं। ऐसा भी नहीं है, गलती का असर उनके काम पर पड़ता है, इससे उन्हें माता पिता की डांट पड़ेगी, वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं। तो यहाँ पे अगर ये गलती करेंगे तो ये सीधा असर उनके काम पे पड़ेगा। तो 115 का राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो, यहाँ पे 116 देखते हैं। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन कैसा रहता है? खराब, अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 116 है इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। अच्छा खराब दोनों होता रहता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन। ठीक है, 117 अनुच्छेद के आधार पर बताया कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है, संकुचित करता है। तो यहाँ पे भी सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ा था कि ये चीज़ें हमारे अनुच्छेद के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बढ़ाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित भी कर सकता है, जब मैंने पैराग्राफ रीड किया था। एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक, जो कि सीमित, संकुचित। तो यहाँ पे आई थिंक सांस्कृतिक में एक प्रत्यय आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, सांस्कृतिक। मन गणित का अर्थ है कठिन गणित, मनगढ़ंत गणित, मनपसंद गणित, मन ही मन हिसाब लगाना। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे मनगढ़ंत का मतलब ऐसा मत सोचना मनगढ़ंत वाले गणित। तो ये होता है मन ही मन हिसाब लगाना। चौथा ऑप्शन 19 का जो होगा ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं 120। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अध्ययन किया गया। तो ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन, जिसमें 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के थे स्टार्टिंग के, और 15 क्वेश्चन पैराग्राफ राइटिंग और पोएम के मिला के थे। ठीक है, तो इस तरीके का पेपर आता है हर एक जितनी बार पेपर हुए हैं। तो ये पेपर था 2012 जनवरी में जो हुआ था। इसके बाद मैं ईवीएस या मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूँगा, और इस तरीके से वीडियो आती रहेंगी। आपको कैसा लगा क्वेश्चन का लेवल? अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो तो आप बताइएगा समझाने की, तो उसको मैं थोड़ा स्लो करूँगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।